हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, HCL टेक का भी आज रिजल्ट आ गया और रिजल्ट अच्छा आया है। जैसा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा अच्छा आया है। तो क्या TCS के बाद HCL टेक के बेहतरीन रिजल्ट ये दिखाते हैं कि आईटी सेक्टर, इंडिया के आईटी सेक्टर के बुरे दिन फिर गए हैं या अच्छे दिन आ गए हैं, जैसा भी कह लें। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि इसी विषय पे मैं चर्चा करूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, भारत का आईटी सेक्टर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग $250 बिलियन से $300 बिलियन का ये सेक्टर है, इंडियन आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर। यानी लगभग इंडिया की जीडीपी का 8% जो है वो हमारा आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है वहां से आता है। इसीलिए इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में जानना, उसे समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि भाई ये स्ट्रीट कैसे एक्सपेक्ट करता है। जब मैं स्ट्रीट बोलता हूं इसका मतलब है इन्वेस्टर कम्युनिटी, खास तौर पे एनालिस्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये जो एनालिस्ट और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो पैसा लगाती हैं कंपनीज के स्टॉक्स में, ये क्या देखती हैं आईटी सेक्टर की। जब हम बात करें कैसे इनको लगता है कि भाई आईटी सेक्टर का रिजल्ट अच्छा आया है कि बुरा है, यानी वो पैरामीटर्स, वो यार्डस्टिक्स क्या हैं जिसके बेसिस पे कोई भी एनालिस्ट या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट अच्छा है कि बुरा है। दोस्तों, एक बहुत जो अहम फैक्टर है, हालांकि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी कंपनी रहे उसके रिजल्ट में तीन चीज सबसे मायने रखते हैं। पहला रेवेन्यू, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा मार्जिन। जब प्रॉफिट कहूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप समझिए, और मार्जिन कहूं तो ऑपरेटिंग मार्जिन आप समझिए। तो ये तीन चीजें जो हैं इनको खास तौर पे हर कंपनी के रिजल्ट में यूजुअली इन्वेस्टर्स देखते हैं। बट जब आईटी सेक्टर की बात आती है तो वहां थोड़ा खेल दूसरा हो जाता है। आईटी सेक्टर के केस में खेल दूसरा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे एनालिस्ट कम्युनिटी ध्यान देती है वो ये है कि डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। क्योंकि रुपी डॉलर के मुकाबले निरंतर कमजोर होता है, तो यदि 10% रुपी कमजोर हो गया पिछले साल के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है कि इस साल 10% तो वैसी रेवेन्यू ज्यादा दिखेगा। तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट करेंसी टर्म, या जिसको आप डॉलर टर्म आप समझ लीजिए, डॉलर टर्म में देखा जाता है कि कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी। रुपी टर्म्स में कैसा भी रिजल्ट आए, डॉलर टर्म्स जो है वो मायने रखता है कि डॉलर टर्म्स में, डॉलर में रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसपे इन्वेस्टर कम्युनिटी बहुत ज्यादा ध्यान देती है आईटी सेक्टर में है, वो है अवार्ड विन्स। कितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं। अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें जैसे TCS, HCL टेक हुआ, तो 500 मिलियन डॉलर से बड़े कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और $1 बिलियन से बड़े कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट $500 मिलियन और $1 बिलियन के बीच में नए ऐड हुए हैं। इस चीज को बहुत ही ध्यान से जो है वो स्ट्रीट देखता है, ऑब्जर्व करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपका प्रोडक्ट सेल में एक्सपेंसेस कितना है। यदि मान लीजिए रेवेन्यू 10% से ग्रो हो रहा है और सेलिंग एक्सपेंसेस 15% से बढ़ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट इजिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देखिए, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग यूजुअली रुपी टर्म्स में देखते हैं, वो भी रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन। जब आईटी की बात आए तो रुपी टर्म्स मायने नहीं रखते, मायने रखता है डॉलर टर्म्स। ठीक है, डॉलर में कैसी कैसी कमाई हो रही है। दूसरा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, नए ऑर्डर्स जो हैं, खासतौर पे बड़े ऑर्डर्स, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि किस तरीके के ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिल रहे हैं। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली रहती है वो ये है कि इंडिया की आईटी सेक्टर का, आप ये समझ लीजिए कि रेवेन्यू का बैकबोन जो है वो अमेरिकन मार्केट है। तो अमेरिकन मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है कि नहीं कर रही है,
और यदि नहीं कर रही है तो कोई दूसरा ऐसा ज्योग्राफी है जहां से इसकी भरपाई हो जा रही है, इस चीज पे बहुत ज्यादा नजर रखा जाता है। तो अमेरिकन मार्केट और खास तौर पे आप ये समझ लीजिए कि BFSI सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ये सेक्टर किसी भी आईटी कंपनी की बैकबोन है। इस सेक्टर के अंदर में रेवेन्यू बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ना जो है वो इन्वेस्टर कम्युनिटी को एक आप ये कह लीजिए कि सेटिस्फाई करता है, उनको जो है वो आशावान रहने के लिए जो है वो मोटिवेट करता है। तो बीएफएसआई सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीएस के रिजल्ट में मैंने आपको बताया था कि कंपनी 40% सिर्फ बीएफएसआई सेक्टर से अर्न करती है। जब हम एचसीएल टेक की बात करें तो एचसीएल टेक में भी आप ये समझ लीजिए कि लगभग 65% रेवेन्यू जो है वो इनका अमेरिकन मार्केट से आता है, इन्फोसिस का 61% और टीसीएस का 57%। बट इन सारी कंपनीज का जो बैकबोन है वो बीएफएसआई सेक्टर ही है। सिर्फ टेक महिंद्रा में थोड़ा अलग है क्योंकि ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ में उनका एक टाइम में समझौता रहा था, तो टेलीकॉम सेक्टर उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। एल&टी इन्फोटेक ये एक ऐसी कंपनी है जो अपना मेजॉरिटी बिजनेस जो है वो एक ही क्लाइंट से कमाती है, वो है सिटी बैंक। देखिए ये सब बातें हैं जो है वो अंदर की लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है। एल&टी इन्फोटेक बहुत बड़ा, एल&टी इन्फोटेक के लिए सिटी जो है वो बहुत बड़ा क्लाइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बड़े बड़े जो है वो क्लाइंट्स एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ ही काम करना पसंद करते हैं और जल्दी वो एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में नहीं अपना मतलब ट्रांजिशन नहीं करते हैं। एल&टी इन्फोटेक के लिए तो मैंने यहां तक सुना है कि भाई लगभग 40% उनका जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, 50% वो सिर्फ सिटी को ही सर्विस करने में, सिटी बैंक को ही सर्विस करने में चला जा रहा है, लग जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं, कॉन्सेंट्रेशन कुछ कुछ जो एनालिस्ट है वो ये देखते हैं जब अर्निंग मल्टीपल्स दिया जाता है तो कौन सी कंपनी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है कि कोई एक क्लाइंट के प्रति, जैसे एल&टी इन्फोटेक मैंने आपको बताया। तो अर्निंग मल्टीपल्स यूजुअली ज्यादा मिलते हैं ऐसी कंपनीज को जिनका कंसंट्रेशन डाइवर्स रहता है, डिस्पर्स रहता है, मतलब वो एक ही कोई क्लाइंट के ऊपर में आश्रित नहीं रहते हैं। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो देखते हैं एनालिस्ट कम्युनिटी, इन्वेस्टर कम्युनिटी, कि इनके जो क्लाइंट बेस है वो कितने डाइवर्सिफाई है, कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो मायने रखता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आज की डेट में मायने रख रही है वो ये है कि रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर नहीं किया जा रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन जो है वो मायने रख रहा है। इसलिए आप भी जब रिजल्ट किसी भी आईटी कंपनी का आप पढ़ेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसको कंपेयर मत करना दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करना। रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, एबिट मार्जिन, ये सब जितना भी है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर होना चाहिए। क्यों मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोल रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर नहीं बोल रहा हूँ? सिक्वेंशियली क्यों बोल रहा हूँ? सिक्वेंशियली यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सेक्टर में बहुत तेजी से परिवर्तन और बदलाव आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार के कारण बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि भाई ये कंपनीज के आगे आने वाले दिनों में बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, मार्जिन कॉम्प्रेस होगा, रेवेन्यू भी तेजी से नहीं बढ़ेगा और बड़े क्लाइंट्स मिलने दिक्कत हो जाएगी। जो बड़े क्लाइंट्स इनको मिलेंगे भी वो काफी बार्गेनिंग करके मिलेंगे, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा इनका गर्दन टिटवा दबा के जो है वो इनको देंगे। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अब जो इन्वेस्टर कम्युनिटी एनालाइज कर रही है आईटी कंपनीज के रिजल्ट को, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कर रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं कर रही। तो आप वो गलती मत करना कि अरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 20% रेवेन्यू बढ़ गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रुपये भी तो डिक्लाइन हुआ है, तो 6% तो रुपये इसी साल अभी तक डिक्लाइन हुआ है। तो डिक्लाइन जो हो जा रही है करेंसी, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कोई मायने नहीं रख रहा, और रुपी टर्म्स में तो बिल्कुल भी मत देखना, डॉलर टर्म्स में आप देना।
तो देखना। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, जो भी आईटी कंपनीज का आप रिजल्ट कंपेयर करेंगे, सबसे पहले ये देखना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके अंदर में क्या परफॉर्मेंस है। दूसरा, रूपी टर्म्स को इग्नोर करना और डॉलर टर्म्स में जो है वो कंपैरिजन करना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो देखनी है वो ये है कि एआई के धंधे में इनको कितना जो है, एआई का जो इनका वर्टिकल है उसको कितना काम मिल रहा है, उसके थ्रू कितना रेवेन्यू आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं एचसीएल टेक का रिजल्ट डिस्कस करने के बदले आपको मैं वो यार्डस्टिक्स और पैरामीटर बताऊं, ताकि आप खुद कोई भी आईटी कंपनी जो आने वाले हैं जिनके रिजल्ट जैसे केपीआईटी, क्यूमिंस हुआ, या फिर इन्फोसिस हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, विप्रो हुआ, आपके सामने यदि इनके रिजल्ट्स आते हैं तो आप इनको कैसे एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करने के जो क्राइटेरियाज है, मैंने सोचा आज आपको मैं वो बताऊं। नंबर्स के ऊपर में टेक एचसीएल टेक की बात करके कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, वो सुबह से आप सीएनबीसी और इन सब पे सुन ही रहे होंगे। तो आपने जो 4-5 चीजें जो अहम जानी, वो क्या क्या जानी, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला, डॉलर टर्म्स में आप कंपैरिजन करना। सेकंड, क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करना, सिक्वेंशियली कंपेयर करना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं करना। तीसरा, आप देखना कि एआई के डिवीजन से इनको कितना बिजनेस मिल रहा है, एआई का जो वर्टिकल है, सभी सॉफ्टवेयर कंपनीज का एआई वर्टिकल है, उससे कितना धंधा आ रहा है। चौथा, अमेरिकन मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पांचवा, बीएफएसआई सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बीएफएसआई सेक्टर में इनके पास से क्लाइंट जा तो नहीं रहे। छठा, $500 मिलियन से $1 बिलियन के बीच में कितने क्लाइंट्स इनको मिले हैं, $1 बिलियन के ऊपर के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इनको नए मिले हैं। सातवां, कितने अवार्ड विन हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और ये अवार्ड विन जो है, ये जो नए ऑर्डर्स हैं, वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कितने बढ़े हैं या घटे हैं। आठवां, क्या ये नए एम्प्लॉइज की भर्ती कर रहे हैं। यदि कोई कंपनी दोस्तों नए लोगों की भर्ती कर रही है, इसका मतलब है कि उसको दिख रहा है कि प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। आप यदि फॉरेन की कंपनीज देखेंगे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, अमेजॉन हो, सारी जितनी भी कंपनीज हैं, आपका एक्सएआई हो, यानी जो पहले ट्विटर और ये था, ये सारी कंपनीज ने इस साल अपने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को कम किया है। और वो कम करने का कारण ये है कि ये एआई के ऊपर में खर्चा करने की बात कर रहे हैं। परंतु टीसीएस ने, मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि 9,000 लोगों की भर्ती की है। 9,000 कम नहीं होता। एचसीएल टेक ने भी नेट एडिशन जो है, यानी जो लोग छोड़ के गए हैं और जो लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, तो जो नेट एडिशन हुआ वो 3,500 लोगों का हुआ है। लगभग 9,500 लोग इन्होंने भी भर्ती किए हैं। तो इसमें से 6,500 तो वो होंगे जो पुराने लोग गए हैं उनको रिप्लेस करने वाले, बट जो नेट एडिशन हुआ है वो भी 3,500 का हुआ है। तो दोस्तों, ये आप ये मान के चलिए कि यदि एचसीएल टेक का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ क्या है, 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच में है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, तो अपना 1% के ऊपर ये वर्कफोर्स ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से टीसीएस 5,90,000 के आसपास में है, तो लगभग 1.5 से 2.25% के बीच में अपना जो टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उसका ये वर्क एडिशन कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली, नेट एडिशन कितना है, कितने नए लोगों की भर्ती की है, और एट्रिशन रेट कितना है, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 9 से 10 क्राइटेरिया बताएं जिसके बेसिस पे आपको किसी भी आईटी कंपनी का खुद से एनालिसिस करने, मतलब आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब आपको यही देखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियली बेसिस पे एट्रिशन कैसा है, न्यू एडिशन क्या, एट्रिशन यानी जो लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, रिजाइन करके जा रहे हैं, तो कितने लोग रिजाइन करके जा रहे हैं, कितने लोग नए ऐड हो रहे हैं। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपने यूजुअली करना चाहिए एट्रिशन और न्यू एडिशन का। पर बाकी जितने भी मैंने आपको पैरामीटर्स या क्राइटेरिया बताए, वो सारे के सारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप लोग कीजिएगा। अब दोस्तों, जो मूल सवाल है जो थंबनेल में दिख रहा है कि क्या भारत के आईटी सेक्टर के बुरे दिन फिर गए हैं, चले गए हैं, क्या अच्छे दिन आ गए हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा विचार है, मैं पहले बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए मैं जो भी बात बोल रहा हूं कृपया करके उसको आप फेस वैल्यू पे ना लें। हो सकता है मेरा असेसमेंट, मेरा एनालिसिस गलत हो, इसलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले या सेलिंग करने के पहले आप अपना खुद का रिसर्च कर लें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर लें। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे आईटी के, और जैसे आज आपने देखा लगभग 5% इन्फोसिस एचसीएल टेक अप था, रिजल्ट के पहले ही अप हो गया था, सुबह से अप दिख रहा था। इन्फोसिस भी रिजल्ट आया नहीं है, 14 को शायद रिजल्ट है उसका, और यानी कल, और वो भी लगभग 3% ऊपर है। टीसीएस 5.5% ऊपर हो गया है, फ्राइडे को इनका रिजल्ट आ चुका है। तो ये इतने टूट गए थे कि एनालिस्ट कम्युनिटी को, इन्वेस्टर कम्युनिटी को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसीलिए ये अब ओकिश टाइप का जो रिजल्ट दे रहे हैं, सो काइंड ऑफ रिजल्ट है ना, कोई बहुत बेहतरीन नहीं, उसके बाद भी इनके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशन कुछ था ही नहीं। आपको मैंने टीसीएस के रिजल्ट के टाइम में बताया कि सिर्फ 2 ही रिसर्च फर्म्स जो हैं उन्होंने, उनके एनालिस्ट लोगों ने रेटिंग कम किया, एक जेफरीज के, दूसरे सिटी रिसर्च, जहां तक याद आ रहा है जेफरीज ने कुछ 1800 का टारगेट दिया था, ठीक है, टीसीएस के ऊपर। और मैंने आपको कहा था कि यदि 1800 के प्राइस पे आएगा तो डीप बाइंग होगी, जम के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एचएनआईज कूदेंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। और आज देखिए 5.5% जो है वो ऊपर ये भाग गया। तो कहने का अर्थ ये कि दोस्तों अभी कोई बहुत सुनहरा या जबरदस्त रिजल्ट, ऐसा स्टेलर काइंड ऑफ रिजल्ट जो है वो इन्होंने नहीं दिया, परंतु उसके बाद भी ये ऊपर जा रहे हैं क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन से ये थोड़ा बहुत बेटर कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन ज्यादा कुछ था ही नहीं इनके साथ में। और मेरा ये मानना है कि अगले 6 से 9 महीने टेक सेक्टर से इंडियन कोई भी एनालिस्ट या इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लगा के नहीं बैठे, इसीलिए बहुत ज्यादा ऊंची छलांग की मैं उम्मीद जो है इंडियन आईटी सेक्टर से नहीं लगा रहा हूं। आज आईटी कंपनीज के स्टॉक्स को भगा के इन्होंने बढ़िया निफ्टी को भी भगा दिया, 180-200 पॉइंट डाउन था निफ्टी दिन में, और हमने देखा कि बंद होते होते तक जो है वो लगभग बराबरी, मतलब ग्रीन में आ गया था, ठीक है। और बाद में लास्ट क्लोजिंग कहाँ ही मैंने देखा नहीं, बट जब मैंने देखा था तब 5-7-10 पॉइंट ऊपर ही था। इनफैक्ट एक टाइम में 40-45 पॉइंट भी निफ्टी अप था। तो ये जो पूरा आज खिंचा है मार्केट, वो सिर्फ और सिर्फ आईटी कंपनीज नहीं खींचे हैं। जो मैंने आपको बताया, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सारे आईटी, ये सारे निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं। और आईटी सेक्टर का आज की डेट में भी 10% वेटेज है निफ्टी में। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि बहुत ज्यादा कोई सुनहरी उम्मीद मैंने नहीं लगाई है, बट हाँ, जो अभी ये रन हो रहा है, जब तक म्यूजिक रन हो रहा है तब तक डांस करो, जब तक ऊपर जा रहा है तब तक इस स्टॉक्स का दामन थाम के रखो, ये मेरा फिलॉसफी है। तो जब तक मुझे मोमेंटम दिख रहा है तब तक मोमेंटम के साथ चलूंगा। मेरे पास में एचसीएल टेक और इन्फोसिस के शेयर्स हैं, आपको डिस्क्लोजर दे दूं मैं, टीसीएस नहीं है मेरे पास में। तो अब ये जब तक बढ़ रहा है तब तक आदमी इनके साथ में जा रहा है। जिस दिन मोमेंटम लूज होगा उस दिन मैं बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी इनके अच्छे दिन आ गए, इस पे कोई वर्डिक्ट आया नहीं। ये भले ही एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऐड कर रहे हैं, परंतु 6 से 9 महीना लगेगा और ये स्पष्ट होने में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इम्पैक्ट जो है वो आईटी सेक्टर पे, खासतौर पे इंडियन आईटी कंपनीज पे पड़ेगा। दोस्तों 20 जुलाई को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। ये पेड वीडियो बेसिकली अकाउंटिंग स्कैंडल्स और अकाउंटिंग शिकनरी शेनानिगन्स जो होता है उसके ऊपर में है, जो आप कह लीजिए कि चालबाजी या हेराफेरी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में कहाँ होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। यदि आप में से कोई भी ये वीडियो देखना चाहता है तो वो 9860317209 पे मुझे संपर्क कर सकता है।
या वो मेरे चैनल की प्रीमियर मेंबरशिप ले सकता है। 799 रुपीज प्रीमियर मेंबरशिप है। इसके अलावा दो और मेंबरशिप है, 299 की और 419 की। ये दोनों मेंबरशिप वालों को वीडियो नहीं मिलेगा, 799 वाले को ही मिलेगा। यदि आप मेरा चैनल नहीं देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे 799 भी पे कर सकते हैं। दोस्तों यहीं मैं वीडियो समाप्त करूंगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।